हमारे यहाँ कुमार जयमंगल, वो वेस्ट बंगाल वहां के है, झारखंड के कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया कि हेमंत बिश्व शर्मा जो अभी तक कांग्रेसी थे, अब भाजपा ही मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे पैसे का ऑफर किया था, मंत्री पद का ऑफर किया था कि अपने एमएलए तोड़ो और एमएलए तोड़ के हमारे साथ में आओ, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। वो हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है ऐसी कोई एफआईआर हुई, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं कि मैं जाके उनसे मिला था। अब वो सारा रिकॉर्ड चेक करने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी लगेगी, सेंट्रल एजेंसी तो हमारे बाप की है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत से ऐसे घटनाक्रम और उसके पीछे की बहुत सी चीज़ें डिस्कस करते हैं, आपको मिलवाते हैं कुछ जानकार लोगों से, ताकि आप कुछ खबरों की गहराई तक पहुंच सकें और वहां तक पहुंच सकें जहां तक गोदी मीडिया आपको नहीं ले जाना चाहता। आज हम अविनाश काकड़े जी से बात करेंगे। मंडे है और अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। जिन इश्यूज पर आज हम बात करेंगे वो एक बहुत ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना का एक बयान है, उस पर हम बात करेंगे। कमजोर तबकात के बारे में उन्होंने बात की है। इसके अलावा शिवसेना के संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र में अब क्या कुछ आगे खेल होने वाला है यह समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा झारखंड में ईडी ने 3 एमएलए को गिरफ्तार किया है। वहां भी कोई हॉर्स ट्रेडिंग की कहानी है और बहुत ही दिलचस्प है, वहां क्या कुछ हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और वेस्ट बंगाल में 71 बीजेपी एमएलए ने कुछ ऐसी बात की है, इशारों में लगता यह है कि जहां कहीं भी सुकून है वो सुकून ना रह पाए, ये एक एजेंडे में है। मुसलसल जिस स्टेट में भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बेचैनी पैदा करनी है, ऐसा लगता है इस बयान से। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और इसका क्या मतलब है? देखो, पहली बात तो एक स्पष्टीकरण दे देता हूं आपको कि पिछले वक्त एक ने पूछा था कि आपने जो बोला है उसके कोई सबूत नहीं। 50 मैंने बातें बोली थी, उसमें से एक बात चुना था, उसके सबूत थे, मैंने डाला था। मैं आपके सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अविनाश काकड़े बिना सबूत कुछ बोलता नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है मेरे इसमें। तो आश्वस्त रहे, इसके बाद मैं कोई जवाब देने का प्रयास नहीं करूंगा। सबूत चाहिए तो आप ढूंढ लेना खुद, मैं बिना सबूत नहीं बोलता, ये मेरा दावा है। दूसरा, एक मुंशी प्रेमचंद का एक वाक्य है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। अगर कुछ बिगाड़ लेता है कोई तो आपके ईमान की बात मैंने कहना छोड़ना नहीं चाहिए, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। और मैं कोई किसी डर से ईमान की बात कहना बंद नहीं करूंगा। मैं वो ईमानदारी से बात करता हूँ और ईमानदारी से बात करूंगा। अब आते हैं हम कि रमन्ना जी ने क्या कहा कि कमजोर तबका असामाजिक तत्वों का शिकार बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने कहा। उसी इसमें प्रधानमंत्री जी भी थे, उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े जुमले दिए। तो ये जुमले और वास्तविक स्थिति क्या है कि हमारी जुडिशियली जो हो गई उसमें रिफॉर्म होना चाहिए था, वो रिफॉर्म की बात कोई नहीं करता। हमारे प्रशासनिक महकमा, हमारा पुलिस महकमा, उसमें रिफॉर्म की बात कोई पार्टी नहीं करती। हमारा देश आर्थिक तंत्र में जिस तरीके से चल रहा है वो सारी पार्टियां उसी ढर्रे पर चल रही है। रमन्ना जी बोल रहे हैं कि कमजोर तबका असामाजिक तत्वों का शिकार बनता है क्योंकि वो कोर्ट तक नहीं पहुंचता है। आप मुझे बताइए, कोर्ट तक तो महाराष्ट्र का मामला पहुंच गया था। अगर वो जो वैकेशन वाले जज उल्टा सीधा फैसला नहीं देते, मैं उल्टा सीधा फैसला बोल रहा हूँ कि जो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता ऐसा फैसला देके और महाराष्ट्र की सरकार रिशफल करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो भूमिका अदा की है उसके बारे में भी तो रमन्ना जी को कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलेंगे। 7 बेंच बनी है, अब 7 बेंच 2.5 साल की सुनवाई होती है, 3 साल सुनवाई होती है और ये सारा मामला समाप्त हो जाता है। तो जुडिशियली में मैं सम्मान करता हूँ, रमन्ना जी के बहुत सारे फैसले अच्छे हैं,
मगर उनके मातहत जितने जुडिशियली के लोग हैं उनके बारे में भी तो उनको बोलना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक जो जज थे, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड होने के बाद बोलते कि यहाँ जुडिशियरी में न्याय नहीं मिलता। पेंशन उनकी चालू है, राज्यसभा उनका चालू है। दूसरे काटजू बोलते हैं कि उसमें कोई दम ही नहीं रखा है। तो भैया आपने खिलवाड़ की है क्या हम लोगों से? उम्र की 65 साल तक सारी सुविधाएं भोगते रहे और खिलवाड़ करते रहे पूरी भारतीय जनता से, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये माफी मांगने का सत्र शुरू हो गया है। अभी तो जो सोनिया गांधी से माफी मंगवा रहे थे अधीर रंजन चौधरी के स्टेटमेंट के लिए, अब अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं कि उनको भी माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एकल उल्लेख किया है। द्रौपदी जी मुर्मू जो है, महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू, उनका एकल उल्लेख स्मृति ईरानी ने 3-4 बार किया, क्योंकि इतने गुस्से में थी स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण, दोनों इतने गुस्से में थी कि वो दौड़ने में जो समापन रेखा होती है उसके कई किलोमीटर आगे निकल गई। जो उसका कारण है द्रौपदी मुर्मू जी की कोई इज्जत की नहीं कि इनको परवाह, महामहिम की इज्जत की कोई परवाह नहीं तो सिंगल लाइन रेजुलेशन आता कि कोई राष्ट्रपति ना कहे। आलोक जैन करके एक आदमी व्यक्ति है जो मित्र है, किसका मित्र है? स्मृति ईरानी जी का मित्र है। उन्होंने प्रतिभाताई पाटिल के वक्त भी राष्ट्रपति कहा था। मैं बोलता हूं कि सारी पार्टियां एक हो, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्षा बोले ना, प्रेसिडेंट का मतलब तो राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष होता है। ये कहां से आया पति और पत्नी वाला मामला? तो ये शब्दों का जो छल करते हैं, शब्दों का जो प्रपंजल खड़ा करते हैं, इसी के भरोसे ये शब्दों का कर्तव्य करके ही राज पे आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समय बोला था कि जो वक्तृत्व यही हमारा नेतृत्व और यही हमारा कर्तृत्व है, मतलब बकलोली के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये स्पष्ट कर दिया था। उनका बहुत प्रसिद्ध भाषण है वो पार्लियामेंट का कि हमारी कर्तृत्व यही है कि हम बकलोली बहुत ज्यादा कर सकते। रही बात अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल जरूर मांगनी चाहिए, मगर ये ध्यान रखना चाहिए हिंदी भाषिक लोगों ने कि भाई उनकी भाषा है बंगाली, बंगाली भाषा लिंग भेद नहीं जानता। वो पानी को भी खाते और चाय को भी खाते, और बैठने को बोलते उठ जाओ, कार में बैठो नहीं बोलते, कार में उठ जाओ बोलते हैं। वहां एक नाम आपको बताता हूं जो नाम बहुत देने, सुकांता, डॉक्टर सुकांता मुजुमदार। अब ये महिला है कि पुरुष मेरे भी ध्यान में नहीं आया, मैं भी नहीं समझ रहा हूं। तो ऐसे प्रदेश के किसी व्यक्ति हिंदी बोलने का अगर प्रयास करता है तो उसका शानदार स्वागत होना चाहिए था, उसको शानदार तरीके से लेना चाहिए था। मगर हमको शाब्दिक विवाद खड़े करना है। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी गौमांस बेच रही थी, इनकी बेटी सुअर का मांस बेच रही थी, इनकी बेटी इलीगल बार चला रही थी, उसके लिए इनको रिजाइन देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने रिजाइन मांगना चाहिए था उनसे, वो रिजाइन नहीं मांगे। किसी बात के लिए रिजाइन नहीं देते, दूसरों को शब्दों पर रिजाइन मांगने के लिए और माफी मांगने के लिए कहते। आपको पता है असम में कुछ दिनों के पहले, एक दो या दो दिनों के पहले असम में 11 दहशतगर्द पकड़े गए थे, परदेशी विदेशी। बीएसएफ क्या कर रही है? आपके हाथ में सत्ता नहीं थी तो लाखों बंगाली आपको पता था हमारे देश में आए, रोहिंग्या पता था। अब कहां गए? 8 साल हो गए ना, कहां है रोहिंग्या, कहां है बंगाली? अमित शाह जी जवाब दो, नहीं तो इस्तीफा दो। आपको देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि आपको ही अधिकार है सारा इस्तीफे मांगने के, और आप धार्मिक राज्य लाना चाहते हो। आपको अगर बोला कि इसी के साथ में आपका संबंध है, अभी एक जो एसपी है उसने भी यही कहा था कि इनके जो मुस्लिम संगठन है और आरएसएस दोनों एक साथ और एक जैसा काम करते हैं, तो आपको बहुत मिर्ची लगी थी। मगर वो भी धार्मिक राज्य लाना चाहते हैं, आप भी धार्मिक राज्य लाना चाहते हो। मैं आपको आई ओपनर देता हूं ये कि म्यांमार में तो 97% बौद्ध है, बौद्ध का परम कर्तव्य है अहिंसा, वो पहला प्रिंसिपल है। वहां क्या हो रहा है? श्रीलंका में 67% बौद्ध है, वहां क्या हो रहा है? तो धर्मों से कोई समस्याएं हल नहीं होती। इस बात को हम जब तक नहीं समझेंगे, ये धर्मों के विवाद इस देश में बढ़ते रहेंगे। मैं अभी बोल रहा था कि जो लाइट माइंडेड लोग हैं, वो लाइट माइंडेड लोगों को अर्थशास्त्र पर और धार्मिकता पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप इस पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जितने लाइट माइंडेड लोग हैं इकट्ठा लाइए और उनसे करिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो, धर्म की परिभाषा हमारे देश में क्या हो और धार्मिकता कितनी इन्वॉल्व हो। धर्म से राज, नाम से राज चलेंगे या राज में धर्म सुरक्षित रहेगा?
अपनी अपनी उपासना पद्धति सुरक्षित रहेगी, उसके ऊपर सारे धर्मों के लोगों को मिलकर एक चर्चा करनी चाहिए। और ये चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ 72 करोड़ रुपए का अडानी का कर्जा माफ हो जाता है, उस पर चर्चा न हो, इसलिए इस तरीके के विवाद खड़े किए जाते हैं, ये मेरा दावा है। ये देखिए, आपने कई चीजें टच की हैं, खास तौर पर अधीर रंजन चौधरी वाली बात, जिसमें राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी वाली बात हुई, और आपने बहुत ही साफ तरीके से बताया कि वहाँ लोगों के नाम, उनके लिंग और जबान का जो फर्क है, हिंदी भाषी प्रदेशों का और वहाँ का वो फर्क है। तो अब दूसरा इशू पर आना चाहता हूं, क्योंकि ये इसमें और बहुत ज्यादा कुछ बात करने की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि बीजेपी वाले तो अपने तरीके से उसे चला रहे हैं और अपने तरीके से उस पर चर्चा या विवाद जो भी आप कहें। अब मैं समझना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में सरकार कुछ दिन पहले बदली है, किन हालात में बदली है लोगों के सामने है। अब शिवसेना के तकरीबन नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट लीडर संजय राउत के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई शुरू की है, और ये कार्रवाई क्या बिल्कुल क्या कुछ है इसमें, आगे क्या कुछ है? क्योंकि संजय राउत जिस तरह से खुल करके बोलने वाले आदमी थे हैं, वो ऐसा नहीं लगता, ऐसा जाहिर नहीं होता कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा करप्शन किया होगा। मैं नहीं जानता, आप महाराष्ट्र से, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, अभी तक सैकड़ों रेड हुई है, हजारों रेड किया है ईडी ने, उसमें से 1559 लोगों को इन्होंने केस बनाया, अरेस्ट किया है, और 1559 लोगों में से 9 जनों को इन्होंने कोर्ट तक पहुंचाया। बाकी 1560 लोगों को इन्होंने सत्ता बदल के लिए उपयोग किया है। ईडी का उपयोग बीजेपी की सत्ता लाने के लिए है। मैं विस्तार से वेस्ट बंगाल भी और आपको ये भी बता दूंगा, झारखंड का भी बता दूंगा कि ईडी का कैसे उपयोग हो रहा है, कैसे सत्ता बदल होता है। जैसे ही संजय राउत को गिरफ्तारी हुई, एकनाथ शिंदे जी फ्रंट पर आके बोलते हैं कि कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको 300 करोड़ रुपए की इंक्वायरी का नोटिस मिला तो आपका डर सही था, उनका डर गलत है, और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ईडी से कोई डरकर भाजपा में न आए, मतलब उनके साथ न आए। वो ये बता रहे हैं कि भैया मेरा तो जो हो गया, मेरे साथ जो ईडी ने करना था वो कर दिया, अब मत आइए, क्योंकि अब हमारी तो कार्रवाई खत्म हो गई। अब हमारे जितने लोग थे 40 मेरे साथ आए, उसमें से 22 लोग ईडी के रडार पर थे, उसमें से किसी को अब ईडी परेशान नहीं करेगा। तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं और डर के बीजेपी में आने की जरूरत नहीं। एक मुख्यमंत्री इतना स्पष्ट बोलता है भाजपा का कि भाई ईडी डराती है और ईडी के डर से आप भाजपा में मत आइए, इतना स्पष्ट बोलता है, मगर हमको समझ में नहीं आता। दूसरी बात, एक किरीट सोमैया है, तिलित तोमैया बोलते वो खुद को, उनको द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लेने के लिए बोलिए, कैसा नाम लेते मुझे नहीं पता, तो वो बोलते हैं कि मलिक के पड़ोसी बनेंगे राउत। हर जगह हिंदू मुस्लिम एंगल, हर जगह, हर जगह। क्यों? अरे वो नहीं थे, देशमुख नहीं है वहां, होम मिनिस्टर देशमुख भी है, मगर मलिक का नाम क्यों आया? क्योंकि हर जगह आपको हिंदू मुस्लिम पे ही करना है। और वो किरीट सोमैया बोल रहे हैं, जिन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाए, नारायण राणे, कृपा शंकर सिंह से लेके ये जो है अभी मुख्यमंत्री बने यहां तक, और इनके सारे साथियों पर आरोप लगाए, मगर उनको किरीट सोमैया जी ने लॉन्ड्री खोला है भाजपाई। वो जो कमल छाप साबुन से साफ करते हैं और लेके आ जाते हैं, फिर वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो भाई ठीक है, उनका एक स्टेटमेंट है। दूसरे एक हमारे राष्ट्रीय नेता है दानवे जी, किसानों को साला बोलते हैं वो, कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है। किस बात से प्रेरित है? आपके ऊपर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप थे, आपका क्या हुआ? आपके पार्टी के कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसका क्या हुआ? आपके जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर ईडी के कई बार हमने इंक्वायरी के नोटिस दिए हैं। वो बैंक घोटाला से लेके तो पुलिस भर्ती घोटाला से लेके तो ये जो समृद्धि महामार्ग है, हर चीज में चल रही है, हर चीज में कंप्लेंट हो चुकी है, उस वक्त ईडी सोया हुआ है, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और रवि राणा जो हनुमान चालीसा गाते हुए घूम रहे थे यहाँ से फरार होके, और कहाँ का हनुमान चालीसा गा रहे थे, वो बोल रहे भ्रष्टाचार पर ईडी की नजर है, मगर विरोधी पार्टियों के भ्रष्टाचार पर ईडी की नजर है। भाजपा का भ्रष्टाचार ये क्षम्य है। भाजपा ने चाहे कितना भी भ्रष्टाचार किया होगा, उसके लिए कोई, अभी देखा होगा आपने बुंदेलखंड का रास्ता उद्घाटन हो गया, रास्ते की ऐसी तैसी हो गई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हमारे यहाँ के गड्ढे करी जो है,
जो हर पूरा देश खोद डाला है उन्होंने, और पूरा देश खोद के इतने स्पीड से रास्ते बना रहे हैं कि वो पीछे क्या हो रहा है उनको पता नहीं है ना। और बीजेपी के जितने सारे एमएलए हैं पहले से बीजेपी में जो थे, वो बोल रहे कि ये बाहर के लोग लाके हमारे ऊपर, गडकरी का भी एक स्टेटमेंट है कि उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती, जो दल बदल करते वगैरह वगैरह। तो ये सारे दल बदल करके आप ईडी के भय से लेते हो क्योंकि आपको वहां सत्ता बनानी है। आपके लोग भी नाराज है। एक एमएलए ने बोला कि वो पतिव्रता भूखन मरे पेड़े खाए, अच्छा शब्द नहीं है वो, दल बदलू। मतलब निष्ठावान जो है वो क्या हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं और दल बदलू पेड़े खा रहे। जी जी जी। अच्छा, वैसे 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 आपने आपने ईडी के बारे में इतनी बातें कही। बहुत से लोग ईडी के को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ तो अच्छा किया था, उसे चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। ये ईडी का ही तो कमाल है। मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो, कंपनी सरकार थी इस देश में जिसके विरोध में कांग्रेस और बाकी पार्टियां लड़ रही थी। बीजेपी को उसके साथ समझौता कर रही थी क्योंकि उनके उनके बहुत अच्छे संबंध थे। कंपनी सरकार दो धंधे प्रमुखता से करती थी। एक तो चकला घर चलाती थी, अंग्रेज सैनिकों के लिए, उनको कोई बीमारी ना हो उसके लिए स्पेशल चकला घर चलाती थी। दूसरा अफीम की खेती करती थी, अफीम का जो बाट करती थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, बर्नार्ड मराक नाम के एक व्यक्ति पकड़े गए हैं मेघालय के, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। उनके यहाँ 6 नाबालिग लड़कियां पकड़ी गई और 50-60 और ग्राहक पकड़े गए जो नाबालिग लड़कियों का शोषण कर रहे थे। जहां अनयूज कंडोम से लेके हर चीज पकड़ी गई है, मगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी जो कार्रवाई होगी वो छुटपुट कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा क्या हो गया, गुलाब चंद कटारिया अरेस्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, उनसे इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। उदयपुर में गला काटने वाला, उसको होना चाहिए था ना। अमरावती में गला काटने वाले जो थे जिनको मार दिया था, वो ड्रग वाले फार्मेसी वालों को, तो रवि राणा को अरेस्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका कार्यकर्ता था वो। दोनों मुस्लिम लोगों ने जो मारे वो भाजपा के और भाजपा के अलायंस के कार्यकर्ता जब रहते हैं तो कोई इंक्वायरी नहीं होती। आपको पता होगा कि कोरोना फैलाने वाला मरकज का जो काम था, कहाँ है वो। 6 साल 2-3 साल हो गए, अभी तक वो मौलाना मिल ही नहीं रहे, क्योंकि परमिशन ही हमने दिया था। और ये प्रचारित करने के लिए नहीं, देखिए मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, आपको भी याद दिला दूं कि मौलाना तो आधी रात को हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब रात में 2 बजे मिलके आए थे। अब ना मिलने की क्या बात है, और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बराबर में एक ही दीवार बीच में है। लेकिन इसमें मर्जी नहीं थी कि मौलाना को पकड़ा जाए। मौलाना से वो काम ले लिया गया कि इतने लंबे अरसे तक मरकज बंद रखा गया। अब भी कंडीशनल खुलता है, इतने लोग आएंगे, इतने नहीं आएंगे, पुलिस वाला दरवाजे पे खड़ा रहेगा। तो वो उनको उनसे बाकायदा मिली भगत थी, ये चीज सामने। संघियों का इसका मतलब है कि संघियों का मुसंगी से कोई परहेज नहीं है। मुसंगियों को पूरा यूज किया जाता है, हमको हिंदुत्व समझाया जाता है। ये जो आनंद दिघे जी थे, जिनका नाम लेते नहीं थकते हमारे मुख्यमंत्री, उनका भतीजा केदार दिघे है, स्थानीय जिला प्रमुख बने हैं। वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के मुंह से आनंद दिघे जी का नाम शोभा नहीं देता। मतलब तुम्हारा हिंदुत्व तो बोगस है ना, कोई हिंदुत्व नहीं है। तुम हिंदुत्व नहीं, पेशवाई वाला जो जनेऊ और चूटी वाला जो हिंदुत्व है, जिसको नकार दिया था उद्धव ठाकरे जी के दादा परदादा ने नकारा था, उद्धव ठाकरे जी ने नकारा था, उस हिंदुत्व का आप वहां ये कर रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। और वो हिंदुत्व के लिए आपकी ये हालत हो गई है अभी कि आपके कितने एमएलए मंत्री बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, और मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कब तक निर्णय देगा, और तब तक आप 2 ही जन चलाओगे क्या। जैसे मैं और मेरे साथी जो देश चल रहा है, हम 2 और हमारे 2, वैसे ये भी हम 2 और हमारे 2-4 होंगे, उनके माध्यम से ही महाराष्ट्र चलेगा। ये बहुत विचित्र करने वाली बात है, शक पैदा करने वाली बात है। आज एक कवि दिनकर की कविता मुझे याद आती है कि जनता बैठी है धरती पर, नभ में मंच खड़ा है, जो है जितना दूर जमी से वही उतना बड़ा है, कुपत कुपत रथ जो दौड़ाता, पथ निर्देशक वही है, लाज लजाती जिसकी कृति से, धर्म उपदेशक भी वही है और राजनेता भी वही है। ये दोनों से तौबा करनी चाहिए। तो ये बहुत ही विचित्र सूरत हाल है जिसको आपने बताया, और ईडी बहुत ही महान काम कर रही है। अच्छा, ईडी का झारखंड में भी
एक काम सामने नजर आया है। वहां वहां क्या कुछ है ये देखिए। ईडी अब ऐसा नहीं लगता कि कोई एक बहुत ही महदूद जिसका रोल रहा करता था और जिसमें बाकायदा एक लिमिट होती थी कि इतने करोड़ से ऊपर का कोई चीज होगी तो वो आएगा, नहीं तो उसका कहीं जिक्र नहीं होता था। अब शक की बुनियाद पर भी किसी के यहां भी ईडी वाले पहुंच जाते हैं। क्या कुछ है ये जो झारखंड में हुआ, ये क्या कुछ हुआ वाकया? मैंने आपको बताया है कि झारखंड में भी सत्ता बदल चाहते हैं। हम्म। 3 लोगों को, 3 एमएलए इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन निक्सल से 3 लोगों के पास में कैश मिली। जैसे इनके पास में, संजय राउत के पास में 11.5 लाख रुपए की कैश मिली, वैसे इनके 3 लोगों के पास में भी वो कुछ 40-47 लाख रुपए की कैश मिली। भाई कैश मिली तो कांग्रेस बीजेपी के ऐसे किसी आदमी के पास कैश मिल जाती तो किसी को सजा होती है क्या? कितनी मिली थी उत्तर प्रदेश इलेक्शन के पहले? एक गुटके वाले के पास में अरबों खरबों रुपए मिल गए थे, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। मगर इनके पास में लाखों में भी अगर कैश मिली तो ईडी गिरफ्तार कर लेता है। और तुरंत ईडी गिरफ्तार करने के बाद कांग्रेस भी इतनी ऐसी यानी कैसी पार्टी है पता नहीं, अपने लोगों की इंक्वायरी अपने तरीके से करना चाहिए। ईडी ने जैसा ही बोला इन्होंने उनको बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। भाई ऐसा अगर बाहर करोगे तो सारी पार्टी बाहर हो जाएगी, क्योंकि आपके इसमें तो करप्शन का खजाना है पूरा। आपके लोग भी तो करप्ट है, वो सब करप्शन का खजाना उनको बाहर कर दोगे तो पार्टी कैसी बचेगी आपकी? ये नहीं तो आप क्या करते हो कि पहले तो करप्ट लोगों को लेते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा कितना है ये पूछ के टिकट देते हो, और फिर बाद में वो पैसा इकट्ठा करता है तो आप उसको बाहर कर देते हो। तो पार्टी चलाना नहीं चलाना ही आपको विरोधी पार्टियों को समझना पड़ेगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात देखो, नवाब मलिक को अरेस्ट होने के बाद भी मंत्रिमंडल में कायम रखा। अनिल देशमुख जो थे उनको जैसे ही कुछ हुआ नोटिसबाजी, उसको बाहर कर दिया, और जिसने आरोप लगाया था वो आरोप से नकार गए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी अनिल देशमुख जेल में पड़े हुए। इससे कुछ आई ओपनर होगा कि नहीं? वहां ईडी के रडार पर मेरे ख्याल से 17 एमएलए है, 16 या 17 एमएलए है झारखंड के। आपको पता होगा कि वहां अकेला एक आदमी मुख्यमंत्री बना था और बाकी के लोग बाहर से समर्थन दे रहे थे। एक ही आदमी व्यक्ति था इंडिपेंडेंट, उसको मुख्यमंत्री बनाया था। उसका इतना दोहन कर दिए, इतना दोहन कर दिए, अब उसकी बीवी भी उसके साथ नहीं रही, वो बीवी भी उसके ड्राइवर के साथ भाग गई, सुना है मैंने। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो था अभी तिहाड़ जेल में है, और वो खाने के लिए पार्लियामेंट में मुझे सेशन में जाने दो ये गुहार लगाते थे। ऐसी हालत बुरी ये सारी पार्टियां मिलके कर देती है। सिंपल आदमी अगर सादा आदमी है तो उसकी कर देती है। और बीजेपी वाले तो ये बार बार चिल्लाते, अभी वहां भी चिल्ला रहे वेस्ट बंगाल में कि तृणमूल सरकार पूरी की पूरी भ्रष्ट है, सॉरी तृणमूल सरकार भ्रष्ट है। ये सर्टिफिकेट बांटने का काम तो इनका ही है, दूसरा अगर है तो भ्रष्ट है। भाई आप देखो रामनाथ कोविंद दलित थे, वो जो महामहिम मुर्मू ये जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वह आदिवासी है। मगर मुखर्जी जो थे, मुखर्जी साहब, वो कोई नहीं थे, वो तो राष्ट्रपति थे। ये दलित है, वो आदिवासी है। तो ये प्रमाण पत्र बांटने का जो ठेका इनका है, सारे समाज को बांटने का जो ठेका है, अब वेस्ट बंगाल में भी बोल रहे कि गांव-गांव में जाना चाहिए। ये आपको जो नाम मैंने बताया, वो क्या है वहां? वहां अब क्या है देखिए, वहां मोदी जी ने बड़े दिलचस्प अंदाज में और बहुत लोगों ने उसको उसकी नुक्ताचीनी की है, क्रिटिसाइज किया है। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, इस तरह से बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। पूरा देश इसको इस तरह से कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी के लिए ये कोई अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह से अब क्या कुछ है? अब तो वहां सरकार उनकी मजबूत है, उसके बाद भी ऐसा कुछ हो रहा है। ये जो बोला था ये छिचोरेपन के लक्षण है। ये प्रधानमंत्री की गरिमा वाले काम नहीं है, छिचोरेपन के लक्षण है। जब नाबालिग बिहार में नाबालिगों का शोषण बिहार में होता है, भाजपा का कार्यकर्ता मिलता है, उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश के एमएलए शोषण करते हैं। अभी यहाँ जो किया है, आपको अभी बताया मैंने कि मेघालय का वो जो है उसने जो शोषण किया, उस पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री के पास में एक शब्द नहीं, एक ट्वीट नहीं है। क्यों नहीं भाई? आप देश के नाबालिग को लिए भी नहीं बोलोगे, नहीं तो आप छोटी छोटी बातों के लिए। आपको एक बात बताता हूँ, एक मुस्लिम लड़के ने हमारे लिए गोल्ड मेडल लाया, नीरज चोपड़ा हमारा आदमी है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने बधाई दी। मगर उसने सिल्वर मेडल लाया था, जिसने गोल्ड मेडल लाया वो मुसलमान है, इसलिए उसके नहीं दिया। ये मैं दावा करता हूँ, ये मैं आरोप करता हूँ प्रधानमंत्री पर कि आपको गोल्ड मेडल नहीं दिखाई देता है।
उसने क्यों नहीं किया? सारा मीडिया चुप रहा उस पे, उस आदमी पर। क्यों? उसने तो गोल्ड मेडल लाया जिस गेम से नीरज चोपड़ा जी ने लाया, उनका जिसमें पूरे देश को गर्व है, वो मुस्लिम भी हमारे देश के लिए लाया था, उसका गर्व हमको नहीं होता है? ये दोगली बातें नहीं चलेगी। हमारे यहाँ कुमार जयमंगल, वो वेस्ट बंगाल वहां के है, झारखंड के, कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया कि हेमंत बिश्व शर्मा जो अभी तक कांग्रेसी थे, अब भाजपाई मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे पैसे का ऑफर किया था, मंत्री पद का ऑफर किया था कि अपने एमएलए तोड़ो और एमएलए तोड़ के हमारे साथ में आओ, बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। वो हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है ऐसी कोई एफआईआर हुई है, ऐसा वो खुद बोल रहे हैं कि मैं जाके उनसे मिला था। अब वो सारा रिकॉर्ड चेक करने के लिए एक सेंट्रल एजेंसी लगेगी। सेंट्रल एजेंसी तो हमारे बाप की है, हम क्यों करेंगे? वो ये इस बात के लिए नहीं करते। वहां तो उसको लोग मर रहे थे बाढ़ में, तो हेमंत बिश्व शर्मा को पता नहीं था, है ना? वहां जो बीजेपी कांग्रेस के एमएलए शिवसेना के भगा के ले गए थे और वहां रुके रहे, जिनको पहाड़ और क्या नदियां और क्या हरियाली दिख रही थी, वो भी उनको पता नहीं था। तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है अगर तुमको पता नहीं है, झारखंड में क्या होना चाहिए ये तुमको पता है। तो ये भाजपाई जो 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 पिला देते ना गुट्टी, ये बहुत जल्दी पी गए। शर्मा जी है, बहुत जल्दी पी गए। अच्छा, जिस तरह से सरकारें बार बार बदलने की कोशिशें होती हैं, महाराष्ट्र चला गया, अब ये झारखंड का नंबर नजर आ रहा है, और इससे पहले भी हम कोई बहुत सी चीजें देख चुके। त्रिपुरा और गोवा तो बहुत छोटी चीजें नजर आने लगी। अब कर्नाटक में क्या कुछ हुआ, ये 2024 की तैयारी है क्या? अभी भी इनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है? अब भी वो दिखावे के लिए ये सब करना चाहते हैं? क्योंकि ईवीएम, और आपकी राय हालांकि अलग है, मैं जानता हूं कि आप ईवीएम की बात उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से बहुत से लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या 2024 पार करने के लिए ये सारी तैयारी है? 2024 में तो इन्होंने सर्वे लाना अभी से शुरू कर दिया है कि 368 आएंगे, 370 आएंगे। देखो, मैं एक बात मानता हूं, अगर आपका बूथ पर कार्यकर्ता नहीं तो बैलेट बॉक्स भी चुराए जाते हैं और ईवीएम भी चुराए जा सकते हैं, मैं ये बात तो मानता हूँ। मगर उसमें गड़बड़ घपला इस तरीके से होता है, टेक्निकल होता है। अमेरिका में ये साइंटिस्ट ने कर दिया, हमारे यहाँ के इंजीनियर ने कर दिया, जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो नहीं किया। मैं अपनी राय नहीं रखता हूँ, मैं कई अफसरों से बात किया हूँ, जो उसके बूथ के इंचार्ज रहे, ऐसे अफसर जो जोन इंचार्ज रहे, वो स्ट्रांग रूम के इंचार्ज रहे, या इलेक्शन जहां गिना जाता है वहां के इंचार्ज रहे, ऐसे बड़े बड़े अफसरों से मैंने चर्चा करके बोलता हूं कि इस तरीके से कभी जब ही हो सकता है जब आपका बूथ पर कार्यकर्ता मजबूत ना हो। और ये ईवीएम के साथ में भी हो सकता है और बैलेट बॉक्स के साथ में भी हो सकता है। हमारी पराजय की जिम्मेवारी जब हम नहीं लेते तो हम दूसरे पे जिम्मेवारी डालते हैं। जैसे लड़का बिगड़ गया तो मोबाइल की वजह से, और मोबाइल बिगड़ गया तो लड़के की वजह से, मेरी जिम्मेवारी नहीं कुछ थी। मैं 6 महीने का लड़का होता है, उसके हाथ में मोबाइल दे देता हूं, वो मोबाइल का आदी हो जाता है, फिर लड़का बिगड़ता है तो मोबाइल से, और मोबाइल बिगड़ता है तो लड़के के नाम से, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी मुझे लेना नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेवारी नहीं लेती है। मैं बोल रहा हूं अगर ईवीएम से होता है सारा, आपको पता है ना, तो सारी विरोधी पार्टियां इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे, बोल दे कि हारने के लिए हमको नहीं लड़ना है। क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हारने के लिए अगर लड़ना है तो नहीं लड़ना चाहिए। एक इलेक्शन करके देख लो, 2024 में सारा घोषित कर दो कि कोई भी पार्टी अगर इन्होंने बैलेट बॉक्स नहीं लाए, बैलेट पेपर नहीं लाए, तो हम ईवीएम के माध्यम से कोई पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं देगी। क्या बीजेपी अकेली इलेक्शन कर लेगी? क्या इनका इलेक्शन लीगल हो जाएगा? इस तरीके से इलेक्शन चल सकेगा? क्यों नहीं करते? उसका कारण है कि उनको भी पता है ये सारा हमारे कमियां छुपाने का रास्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये कमियां कब तक छुपाते रहोगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, और ये जो आप बता रहे हैं ना, ये हल इसका यही है। अगर वाकई ये यकीन करें कि ईवीएम की वजह से हो रहा है, तो सभी पार्टियों को मिलकर के एक रास्ता अपनाना चाहिए, वो चाहे अभियान की शक्ल में हो इलेक्शन से पहले उसको बदलने के लिए, या बायकॉट की शक्ल में हो। अच्छा, अब आखिर में मैं आपसे कैसी दो मुहिम नीतियां है, देख लो। ये जो 14% इंक्रीज हुआ है, या आटे पर और बेसन पे और दही पे ये सब लगा है जीएसटी, कोई स्टेट 14% इंक्रीज से पीछे हटने को तैयार नहीं है।
वहां अलग बात बोलते हो, बाहर आके अलग बात बोलते हो। ये दोगली नीतियां जो होती है ना, उससे बीजेपी जैसी पार्टी को बल मिलता है कि तुम भी झूठे हो, वो भी झूठे है, फिर लोग विश्वास किस पे करे। ये बात अभी विश्वास की आ गई है। और ये देखो, शैक्षणिक साहित्य के लिए छोटी छोटी लड़कियां, पेंसिल के लिए एक लड़की ने लेटर लिख दिया कि पेंसिल इतनी महंगी हो गई है कि हम पढ़ाई कैसे करें। इन्होंने तो शैक्षणिक साहित्य पर भी 14% लगा दिया। अब कोई एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मुझे बता रहा था कि हमारे वो केरला में उसकी कीमत नहीं बढ़ने दी है, दही पे और आटे पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे स्टेट में। अरे भैया, नहीं लगाओगे ठीक है, मान गया। मगर वहां जो कमेटी थी, वहां आपने बोला क्या कि 14% इंक्रीज हमारे स्टेट को नहीं चाहिए। वो अगर नहीं बोलोगे तो ये दिखावटी काम करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, सब राज्यों को यह भी तो शिकायत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका हिस्सा जीएसटी का इस बढ़ने से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें पैसा नहीं दे रही, ये भी तो शिकायत उन्हें बहुत पहले से है। वो अलग लड़ाई है, वो अलग लड़ाई है, और उस बात के इंक्रीज के लिए समर्थन देना वो अलग लड़ाई है। दोनों लड़ाइयां अलग है। ये दोनों को अगर मिक्स करोगे तो फिर ये हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, आखिर में आप ये बताइए कि ये कुछ दहशतगर्द पकड़े गए हैं असम के से, ये ऐसी खबर आ रही है। और हमारे देखो, बीजेपी मैं तो बोलता हूँ हर वक्त आपको कि संगी मुसंगी भाई है, दहशतगर्द बुलाए गए हमने, क्योंकि अमित शाह की रिजाइन नहीं देंगे, बीएसएफ की जिम्मे उनकी है। मगर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर मेरे लिए जो है, जिससे आप शुरुआत नहीं करना चाहते, वो है कि 17 लाख टन हमारा तुअर अरहर का इंपोर्ट कर दिया। पिछले वक्त अरहर के किसानों को थोड़ा सा अच्छा दाम मिला, 17 लाख टन अरहर इंपोर्ट हो गया। एमएसपी के लिए कोई कमेटी बनाने को सरकार तैयार नहीं। जो कमेटी बनाई उसमें किसानों के कोई प्रतिनिधि नहीं। हालांकि उन्होंने, सरकार ने प्रॉमिस किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं कमेटी बना के किसानों के प्रतिनिधि रखूंगा। इनके प्रॉमिस की, उनकी शब्दों की कोई कीमत नहीं है। इन्होंने किसी प्रॉमिस का पालन नहीं किया। उसका परिणाम है कि संयुक्त किसान मोर्चा फिर से आंदोलित होने वाला है, फिर से वो बात करने वाले हैं, क्योंकि इस सरकार की नीयत नहीं है एमएसपी देने की। ये सारी लोग, सारा कृषि उत्पादन जो है वो व्यापारियों के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि उत्पादन कम कीजिए। जब तक उत्पादन नहीं कम करोगे, शहरी लोग आपकी लूट मचाते रहेंगे। उनको सरप्लस उत्पादन जब तक मिलते रहेगा, उनको आपकी कीमत नहीं रहेगी। एक तबका आपको अन्नदाता बोल के चने के पेड़ पर चढ़ाता है, दूसरा तबका आपको भिखारी बोलता है कि कभी कभी भी कुछ हो जाए तो भीख मांगने चले आते। भैया, हम भिखारी नहीं है। हमारे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आपने लागत मूल्य से कई गुना कम रखा है। आप टेक्निकली और शासकीय तरीके से हमारी लूट कर रहे हो, और वो लूट का पैसा हम मांग रहे हैं, हमारे हक का और मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। लूट आप कर रहे हो, हम कुछ नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे आपसे। अच्छा, किसानों को अन्नदाता होना पड़ेगा। मैं आखिरी ऐसा जो बोलता है कि किसान अन्नदाता है, अन्नदाता होना पड़ेगा, उनको भगाओ। जो बोलता है भिखारी है किसान, उनको भी भगाओ। हमें अनाज का उत्पादक होना चाहिए और लागत मूल्य से दुगने में हमको बेचना चाहिए। अच्छा, मैं आखिर में आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये जो अभी दोबारा सुगबुगाहट है किसानों के आंदोलन की, क्या कहीं कुछ अंदर कोई तैयारी है किसानों की, उसी तरह से जैसे दिल्ली के सीमाओं पर आकर के बैठे थे 1 साल से ज्यादा, और आखिर में जिस तरह से वो उनकी विदाई हुई थी बड़े भावुक तरीके से, वो फिर भी वापस आकर के बैठना चाहते थे, क्या अब फिर से वो मजबूती लाने की कोई तैयारी है अंदर अंदर, कोई किसानों में कुछ ऐसा कुछ है? देखो, जमीन का सीना फाड़कर सोना पैदा करते हम। व्यवस्था का सीना हमको अभी तक फाड़ने का ये हुनर नहीं मिला होगा, मगर हम प्रयास करते कि व्यवस्था का सीना फाड़ दे। दुनिया का विश्व नेता, दुनिया का विश्व गुरु, उसको भी झुका दिया था हम लोगों ने। ये समझने वाली बात है। देखो, उन्होंने लेबर के सारे कानून समाप्त किए, सारी लेबर की हितैषी पार्टी और लेबर सोए हुए थे। एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने चेंज की है, जिसमें अब 85% से ज्यादा बच्चे मात्र लेबरी करने के काम में आएंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम से। सारा शहरी, जिनके 100% लोगों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो सब के सब समाप्त हो गए। यानी उन्होंने कुछ नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। हम अगर नहीं जिंदा होते तो कोरोना में जो -27% इकोनॉमी चली गई थी, हमने +4% उस वक्त भी रखा था। आज भी हमने अपने जीत पर रखा है। आप हमारा साथ दीजिए,
शहरी लोग अगर साथ नहीं देंगे तो आपको बता देता हूं कि सारा इंपोर्ट करके खिलाने के लिए 140 करोड़ जनता को कोई देश आपको देगा नहीं, देगा तो सड़ा गला, और ऐसा देगा कि जो मुंह में आप पकड़ नहीं सकते। लाल गुंजी खाने का बात अपने बाप दादाओं से पूछ लीजिए, मक्का खाने के, अमेरिकन मक्का और अमेरिकन गेहूं खाने की बात समझ लीजिए। ये अगर कंडीशन सरकार, अगर वो 3 बिल पास हो जाते, यही कंडीशन अब तक आ जाती थी। अब ये कंडीशन हम जब तक लड़ रहे हैं, जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी तो किसान हमारे स्वयं के लिए नहीं लड़ रहे, हम आपके भी लिए लड़ रहे हैं, और हम सच में देशभक्त है, देश के लिए लड़ते हैं। हमारे बच्चे आपके लिए सीमा पर लड़ते हैं और हम खेत में लड़ते रहते हैं सारी आपदाओं से। इसको ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, ये बात आपने बहुत ही अहम कही, और खास तौर पर इस बात को लोग महसूस करते हैं कि इस वक्त जिस तरह से जो 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 फूड सिक्योरिटी का मामला पूरी दुनिया में उठा और महंगाई बढ़ी, उतनी महंगाई नहीं बढ़ पाई जितना वो जो साजिश थी, जिस तरह से ये नए कानून लाए गए थे। अगर अडानी अंबानी के हाथ में सारा अनाज पहुंच जाता तो अभी तो शहरों में 30-35 रुपए और 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है, शायद ये 100 रुपए किलो मिलता, और उस वक्त हमारा क्या हाल होता, शहरी लोगों का भी, गांव के लोगों का भी। ये सोच करके भी ऐसा डर लगता है कि शायद लोग भूखे रह जाते। अब भी अगर आंख खोलें और शहरी और गांव के लोग और किसान लोग मिलकर के देश के लिए बाकायदा अपनी बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ भलाई शायद इस देश की हो सके। अविनाश काकड़े जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, नौकरी के लिए, आर्थिकता के लिए, धर्म के लिए। हमारे लाइट मैंडेट लोगों का काम है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, नहीं तो ये ऐसे ही भरगलाते और भटकाते रहेंगे और हम चर्चा करते रहेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब यह है कि हम आपस में मिलकर के एक सीमा तय कर लें कि किस हद तक हमें किन चीजों में जाना है और धर्म को किस तरह से लेना है। ये जो हिंदुत्ववादी जो हमेशा नफरत की बात करते हैं, उस तरफ जाना है या देश को किसी अच्छाई की तरफ ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, जो भी हो नफरत की बात करता है उसका बायकॉट करो। बिल्कुल बिल्कुल, नफरत, इंसान के बीच में, इंसानियत के बीच में नफरत नहीं होनी चाहिए। कोई किसी भी धर्म पर रहे और हर धर्म का एक दूसरे के लिए इज्जत करें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, वो बहुत ही अहम है। और वही हमारे देश में अब तक सेकुलरिज्म की मीनिंग समझी जाती रही और उस पर अमल करते रहे। पूरी दुनिया में हमारे देश की पहचान अब से पहले यही थी कि इतने बड़े मुल्क में सभी मजहब के लोग एक साथ रहते हैं अमन के साथ। ये हमारे लिए तमगा था जो अब एक शर्मिंदगी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।